से अहम बात, सबसे भरोसेमंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। हाथरस केस में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई की टीम ने आज आरोपियों से पूछताछ की है। सीबीआई की टीम आरोपियों के घर करीब 3 घंटे रही और इस दौरान सीबीआई ने आरोपियों के पूरे घर की छानबीन की, सबूत जुटाए और फिर टीम बाहर निकली। सीबीआई आज पहली बार आरोपियों के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि सीबीआई आरोपियों से पूछताछ करने के लिए जिला अदालत में याचिका भी दायर कर सकती है। सीबीआई आरोपियों से जेल में पूछताछ कर सकती है या फिर रिमांड मांगी जा सकती है। सीबीआई के पास ये दोनों ऑप्शंस हैं। 3 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद आरोपियों के घर से सीबीआई की टीम बाहर निकल रही है और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम जो है वो इस वक्त बाहर निकल चुकी है। आरोपियों के घर पर पूछताछ हुई है। सीमा पाहुजा जो कि केस की आईओ हैं, उनके साथ पूरी टीम यहाँ पर पहुंची थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो सीबीआई के अधिकारी जो है वो बाहर निकल रहे हैं। इन्होंने पूरी तफ्तीश की है। घर के छत पर, बेडरूम में, हर जगह ये गए थे और इन्होंने पूरी तफ्तीश की है। आरोपियों से पूछताछ की है। आरोपियों के परिजनों ने जिस तरीके से एसपी को चिट्ठी लिखा था कि वो निर्दोष हैं इस पूरे मामले में, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसके बाद जो है सीबीआई की टीम जो है यहां पर पहुंची है। मैम, इसके बाद कहां जाएंगी? मैम, इसके बाद कहां जाएंगी? सर, इसके बाद कहां जाएंगे? तो ये जो है एफएसएल की टीम यहाँ से निकली है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ से पैकेट्स हैं, जो पैकेट्स इकट्ठा किए गए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं एफएसएल की टीम भी यहाँ पर है। कुछ सबूत इकट्ठे किए गए हैं आरोपियों के घर से। जो चारों आरोपी हैं वो उन चारों आरोपियों के घर से इकट्ठा किए गए हैं सबूत और अब जो है यहाँ से लेकर निकल रहे हैं। यहाँ पर सीबीआई के अधिकारी निकल रहे हैं और देखिए ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में एक इनके हाथ में जो है पैकेट्स है, अभी फिलहाल नीचे रख दिया है इन पैकेट्स को और उस पैकेट्स को लेकर ये आरोपियों के घर से यहाँ पर निकल रहे हैं। और ये जो काफिला है सीबीआई अधिकारियों का, देखिए ये काफिला जो है निकल रहा है यहाँ पर तस्वीरों में। मैम, इसके बाद कहाँ जाएंगी? मैम, इसके बाद कहाँ जाएंगी? तो फिलहाल जो है सीबीआई के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पैकेट्स आप देख सकते हैं, इन पैकेट्स में एविडेंस इकट्ठा किया गया है। जो मकसद था सीबीआई का आरोपियों से पूछताछ करने का, और वो मकसद जो है वो पूरा हुआ है यहाँ पर। और देखिए सीबीआई के अधिकारियों की गाड़ी जो है वो यहाँ से निकल रही है। एक काफिला एफएसएल की टीम के साथ यहाँ पर पहुंची थी ये भी। सर, इसके बाद कहाँ जाएंगे? तो फिलहाल जो है जो अधिकारी हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये सीबीआई के अधिकारी यहाँ से निकलते हुए और जो अधिकारियों का जो काफिला है वो आरोपियों से तकरीबन 3 घंटे की पूछताछ करने के बाद वो यहाँ से अब निकल चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आरोपियों के परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद है। सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, काफी 3 घंटे तक थे यहाँ पर, 3 घंटे तक सीबीआई के अधिकारी और एफएसएल अधिकारी थे। क्या कुछ बातचीत हुई है? बस छानबीन करी है और कुछ नहीं की है। हमसे कुछ पूछताछ नहीं की है। आप लोगों से कुछ नहीं पूछा गया? नहीं पूछा है। सिर्फ घरों में, किचन, बेडरूम? हाँ, सब में छानबीन करी है, कुछ नहीं, हमसे कुछ पूछा भी नहीं उन्होंने। जो 3 घंटे थी पूरे इस हॉल को, पूरे गैलरी को पूरा चेक किया है? बस हमसे कुछ नहीं किया। आपसे कुछ नहीं? जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, आप लोगों ने एक चिट्ठी लिखी थी एसपी को कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो, और अब जो है सीबीआई पहुंच गई आप लोगों के घर पर। उम्मीद है न्याय की? हाँ, है पूरी। जब निर्दोषी है तो क्या कहते, उम्मीद तो है। हाथरस केस में सबसे बड़ी खबर, आरोपियों के घर वालों से सीबीआई की पूछताछ। फॉरेंसिक टीम ने आरोपियों के घर से जुटाए सबूत। 3 घंटे तक आरोपियों के घर रही सीबीआई टीम। सबसे बड़ी खबर आ रही है हाथरस से, जहां सीबीआई की टीम ने आज पहली बार आरोपियों के घर जाकर परिवार वालों से पूछताछ की। सीबीआई की टीम आरोपियों के घर करीब 3 घंटे तक रही। इस दौरान सीबीआई ने आरोपियों के पूरे घर की छानबीन की और सबूत जुटाने के बाद सीबीआई की टीम के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट बाहर निकले।
3 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद आरोपियों के घर से सीबीआई की टीम बाहर निकल रही है और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम जो है वो इस वक्त बाहर निकल चुकी है। आरोपियों के घर पर पूछताछ हुई है। सीमा पहूजा जो कि केस की आईओ हैं, उनके साथ पूरी टीम यहाँ पर पहुंची थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। इन्होंने पूरी तफ्तीश की है। घर के छत पर, बेडरूम में, हर जगह ये गए थे और इन्होंने पूरी तफ्तीश की है। हाथरस केस में संदीप, रवि, रामू और लवकुश कुल 4 आरोपी हैं और चारों के चारों इस वक्त जेल में बंद हैं। इस मामले में आरोपियों पर रेप और हत्या का केस दर्ज है। 14 सितंबर की इस घटना की जांच 4 दिन पहले ही सीबीआई ने संभाली है। कल पीड़ित परिवार से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम आज आरोपियों के घर पहुंची। उसने चारों आरोपियों के घर वालों से कई तरह के सवाल किए और उनके घरों से आरोपियों से जुड़े कई तरह के सैंपल इकट्ठे किए, लेकिन आरोपियों के परिवार वाले सीबीआई की जांच के सवाल पर बचते नजर आए। ले गए कागज कोई मिला ले गए कागज वगैरह। हाँ जी, कुछ ले गए। आपने अपनी तरफ से सीबीआई को बताया नहीं अपने बेटे के बारे में जो आरोप है आपके बेटे पर? बताया तो हमने बताया। क्या बताया आपने? कहाँ था उस वक्त आपका बेटा? क्या बताया आपने? हमने हाथ दिया। अरे बता दो सिर्फ। बताया तो मैंने। आपका बेटा कहाँ था? माना जा रहा है कि सीबीआई के अफसर अब जेल में बंद आरोपियों से भी पूछताछ कर सकते हैं। आरोपियों से जेल में पूछताछ कर सकती है सीबीआई। आरोपियों को रिमांड पर ले सकती है सीबीआई। सीबीआई पीड़ित परिवार से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई पीड़ित की मां और भाभी से भी बात कर सकती है। इससे पहले हाथरस प्रशासन भी अब जांच में जुटी सीबीआई की टीम की मदद करने में जुट गया है। महिला सदस्यों से पूछताछ होनी है, बाकी तो सीबीआई का अपना प्लान है, वो अपने हिसाब से ही करेंगे। वो उन्होंने अलग अलग टीम बना ली है, उसी के हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। इस बीच सीबीआई ने इस मामले की शुरुआती तफ्तीश से जुड़े पुलिस वालों से भी पूछताछ की है। सीबीआई के 2 अफसरों ने चंदपा थाने में तैनात पुलिस वालों से घटना के बारे में जानकारी ली। न्यूज 18 को सीबीआई के सूत्रों के हवाले से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज जाकर पीड़ित के इलाज से जुड़े डॉक्टरों से भी पूछताछ कर सकती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित सिंह हाथरस से लाइव है, अजीत सिंह लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, आज इन्वेस्टिगेशन के सीबीआई के दौर का चौथा दिन था, चौथा पड़ाव था। आज के दिन किस तरह के सबूत इकट्ठा किए गए सीबीआई के जरिए? जी प्रीति, सबसे बड़ी दिक्कत जो सीबीआई के सामने आ रही है वो है सबूत इकट्ठा करना, एविडेंस इकट्ठा करना। और यही वजह है कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो अभी भी हाथरस में हैं और हाथरस से अभी तक वो निकले नहीं हैं, जा नहीं रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों तक भी वो हाथरस में ही रहेंगे, क्योंकि उनके सामने बड़ी चुनौती है एविडेंस इकट्ठा करना। और जो सबसे ज्यादा बात जो सीबीआई ने कैंप बनाया हुआ है हाथरस में, वहां जो बात सबसे ज्यादा जोड़ों पर है वो है कि सीबीआई की तफ्तीश जो है काफी देर से इस पूरे मामले में शुरुआत हुई है और इस वजह से जो है एविडेंस काफी ज्यादा नष्ट हो गया। आज अगर सुबह की अगर हम बात करते हैं, सुबह सबसे पहले जो सीबीआई की टीम अपने दफ्तर से निकली तो वो चंदपा थाना पहुंची। वहां 2 अधिकारी रुके और उन्होंने उन अधिकारियों से बातचीत की, पूछताछ की जो शुरुआती दौर में इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रहे थे। इसके बाद पीड़ित के गांव में सीबीआई की टीम पहुंची और आज जो है आज पीड़ित परिवार के घर ना जाके आज आरोपियों के घर पर गई और 3 घंटे से ज्यादा, 3.5 घंटे के आसपास जो है वो आरोपियों के घर पे थी और लगातार वहां पर तफ्तीश की। किसी से बातचीत नहीं की, जितने भी बेडरूम्स थे, गैलरी थी, किचन था, जो तमाम छत था, रूफ पर, ऊपर हर जगह जो है एविडेंस इकट्ठा किए और एविडेंस के तौर पर कुछ पैकेट्स जो जब सीबीआई उनके घर में तफ्तीश करने के लिए गई थी उस वक्त उनके हाथ खाली थे, लेकिन जब घर से बाहर निकली तो उस वक्त जो है उनके हाथ में कुछ पैकेट से कुछ पॉलीबैग थे, तो जाहिर तौर पे कुछ एविडेंस मिले होंगे और उस एविडेंस को अब जो है फॉरेंसिक टीम जो है वो अपने लैब में उसको जांचेगी। इसके अलावा अगर बात करें कि आगे अब क्या करने वाली हैं, तो आगे जो है वो पीड़ित की मां और पीड़ित की भाभी, जो पीड़ित के घर में इकलौती बहू है और जो पीड़ित की भाभी भी है, उससे अभी पूछताछ नहीं हुई है। और सीबीआई का पहला काम, जो पहला स्टेप जो सीबीआई इस पूरे मामले में कर रही है, वो जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार 14 तारीख को हुआ क्या है, क्योंकि 14 तारीख का बयान, जो जिस दिन घटना वाले दिन का बयान और 22 तारीख का जो आखिरी बयान जो पीड़िता का था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 14 तारीख के बयान में कभी गैंगरेप का मामला सामने नहीं आया था, कभी शिकायत नहीं दी गई थी।
थी और जो है 22 तारीख का जो बयान था उसमें गैंगरेप की बात सामने आई थी। तो ये बयान में इतना अंतर क्यों है आखिरकार? तो यही फैक्ट जानने की कोशिश कर रही है सीबीआई। जरूर नापा जाएगा, परखा जाएगा, लेकिन इस बीच में अजीत मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक और जरूरी खबर आ रही है जो इस केस से ही जुड़ी हुई है। दरअसल अलीगढ़ जेल में बंद हाथरस केस के 4 आरोपियों में एक आरोपी रवि ने अपने परिवार से बात की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक आलोक सिंह के मुताबिक जेल में बंद आरोपी नियमों के तहत बंदी फोन पर परिवार वालों से 5 मिनट तक बात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी रवि ने इसमें बात की है। कितनी दफे बात की है, फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि 2 दफे बात हुई है, लेकिन हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं अजीत वो बता रहे हैं कि 4 दफे बात हुई है। 4 दफे बात हुई है तो 1-1 मिनट तो नहीं हुई होगी बातचीत। तो ये जानने के लिए हम सीधे अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, 5 मिनट तक बंदी बात कर सकता है, 4 दफे आप ही बता रहे थे बात हुई है, क्या कंफर्म्ड है कि 4 ही दफे हुई थी या फिर 2 दफे की बात हुई है? देखिए बिल्कुल जेल अधिकारी की तरफ से जो जेल अधीक्षक है उनका साफ तौर पर कहना है कि चूंकि कोविड-19 का वक्त चल रहा है लिहाजा बंदियों की मुलाकात जेल में बंद है, लेकिन हमने जो रवि आरोपी है उसकी उन्होंने 2 बार बात कराई और उसमें से एक आरोपी और है जिसका अभी पुष्ट नहीं हो पाया, उसने 2 बार बात की थी। यानी 4 आरोपियों में से 2 आरोपियों ने अपने परिजनों से बात की और 4 बार बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या बात उन्होंने की, 5 मिनट का अगर वक्त मुकर्रर किया जाता है तो क्या वाकई में 5 मिनट ही बात की? चूंकि कॉल डिटेल सीबीआई सबके तलाश रही, तो किसने कहाँ बात की, क्या बात की, क्योंकि उस फोन से उन्होंने अपने परिजनों से बात की होगी तो लिहाजा उसकी कॉल डिटेल सीबीआई खंगाल रही। जिस तरह आज आरोपियों के घर से पूछताछ हुई, चंदपा थाने में पीड़ित और पुलिसकर्मियों से पूछताछ हुई, तो सीबीआई प्रीति एक राज को खोल रही है और तलाश कर रही। जैसा कि अमित बता रहे थे कि उन्होंने वो पॉलिथीन में कुछ ले गए, उनके साथ फोरेंसिक टीम भी, तो ये पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा। और अभी जो अलीगढ़ जेल में 4 आरोपी बंद है उनसे जब सीबीआई पूछताछ करेगी, रिमांड लेगी, तो उन्होंने कितनी बार बात की, किससे बात की, क्या बात की, क्योंकि सीबीआई अपने साथ पूरा सीडीआर लेकर जाती है, तो उनसे पूछताछ करेगी। और हो सकता है जो जेल अधीक्षक है जिनका दावा है कि वो उन्होंने आरोपियों की बात कराई परिजनों से, कितनी बार बात कराई, क्यों बात कराई, उसके पीछे का रीजन क्या था, इन सब का जवाब भी जेल अधीक्षक को सीबीआई के सामने देना होगा। पता चल जाएगा कि नियम कायदे, जो जेल नियम कायदे हैं उनका उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। इस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, हाथरस केस से ही जुड़ी पूरी खबर है। दरअसल आज पुलिस पीड़ित परिवार के घर पहुंची और इलाके के थाना प्रभारी ने परिवार से पूछताछ की। पीड़ित के पिता से और भाई से पुलिस के 2 अधिकारियों ने पूछताछ की है। इससे पहले कल सीबीआई ने भी पीड़ित के पिता और भाइयों से पूछताछ की थी। परिवार के मुताबिक पूछताछ के दौरान कोई परेशानी नहीं हुई और वहां खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था थी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीड़ित के पिता, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। इलाके के सीओ अभी पहुंचे हुए हैं, आपसे बातचीत कर रहे थे, आपके बेटे से बातचीत कर रहे थे, क्या बातचीत हुई? वही वो बाजरा फाजरा के बारे में, वो खेत काटने के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, खेत काटने के लिए कल आपसे लंबी पूछताछ हुई थी, 6 घंटे 40 मिनट की, क्या कुछ बातचीत हुई थी? क्या सीबीआई के अधिकारियों ने आपसे पूछताछ की थी? वही आपसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, कहाँ के घटना के वो वक्त मौके पे कहाँ है तुम? मैंने बताया मैंने कहा स्कूल में काम कर गए मैं, तो यही सब बातचीत कर रहे हैं वो सब। तो आप चाहते हैं कि जिस तरीके से आपकी भी पूछताछ हो रही है, आरोपी और आरोपी के परिवार से भी पूछताछ हो उसी तरीके से? अब ये तो उनको वो पूछताछ करेंगे, वो चीज़ें हम तो ना भूल सकते। तो जो 6 घंटे 40 मिनट की पूछताछ हुई, आपको परेशानी किसी भी तरीके की? ना परेशानी तो कुछ ना, भाई खाने पीने की व्यवस्था थी वहाँ। क्या पूछ रहे थे बार बार आप लोगों से? वही घटना के विषय में पूछ रहे। तो घटना वाले दिन तो आप थे नहीं, माँ और दोनों भाई थे, तो आपसे क्या पूछ रहे थे? वही पूछ रहे कि क्या कहते हैं, कहाँ थे आप और लड़का कहाँ था, ये चीज़ बात पूछ रहे। परिवार आपका उस दिन कहाँ था, ये पूछ रहे। और कितने अधिकारी आपसे पूछ रहे थे? 2 अधिकारी है। सबसे 2 अधिकारी पूछ रहे थे अलग अलग बैठा के? हाँ, अलग अलग। तो आपको दोबारा फिर जाना है, क्या कहा था? ना अभी तो कोई सूचना ना आती है, और सूचना होगी तो जाऊंगी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो महिला जो आपके यहाँ आई थी, जो जबलपुर से, जो 2-3 दिन रुकी थी, उसने एक भड़काऊ भाषण दिया है जबलपुर में, खासतौर से इसी मामले को लेकर, हाथरस को मामले को लेकर। ना वो ऐसा हो कि क्या कहते हैं, उन्होंने तो पूरा परिचय दे, वो क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं वो बता रहे हैं कि मेरा खून का रिश्ता नहीं है, मैं तो इनकी दुख समझ के यहाँ आई हूँ। तो उनने वो जबलपुर में एक डॉक्टर भी बता रही हैं, डॉक्टर हैं वो। तो अब जिस तरीके से भाषण उन्होंने दिया है उसका आप खिलाफ करेंगे, क्योंकि काफी भड़काऊ भाषण है? नहीं, वो क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे, हम तो क्या कहते हैं
अब ये चीज़ तो हम ना बोल सकते, आप बार बार बात चीज़ें बोल रहे हैं। अमित, एक दर्शक के नाते इस बात को साफ कीजिएगा, दरअसल सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन इलाके के थाना प्रभारी पहुंचे हैं पूछताछ के लिए, तो ये जो इंक्वायरी करने गए हैं वो क्या सीबीआई से अलग है या सीबीआई का ही हिस्सा है, क्या है ये जरा स्पष्ट कीजिए। प्रीति, आपको बताएं कि जिस तरीके से कल जो है पीड़ित के पिता ने एसडीएम से कहा था कि उनका जो बिजली का बिल है वो आ चुका है, लेकिन भुगतान करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि पिछले 1 महीने से वो अपने काम पर नहीं जा रहे हैं, तो लिहाजा उनके पास पैसे नहीं है। इसके अलावा लगातार जिस तरीके से पुलिस फोर्स उनके साथ है, जो शैडो उनके साथ है, यूपी पुलिस के जवान लगातार उनके साथ है, तो ऐसे में फसल भी काटना है उन्हें अपने खेत में, तो वो कैसे होगा। तो इसी बारे में उन्होंने पीड़ित के पिता ने एसडीएम से बातचीत की थी। एसडीएम ने बीते कल उनसे कहा था कि इस बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो अब इलाके के सीओ आज वहां पहुंचे थे और उन्होंने बोला कि क्या क्या परेशानियां हैं आप बताइए। तो बिजली का बिल और वो तमाम बातें हैं वो इलाके के पुलिस को उन्होंने बता दिया है। तो इलाके के पुलिस ने फिलहाल अभी तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन कहा है कि हम आपकी परेशानियों को समझते हैं और हम देखते हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये बातचीत जो थी वो सुबह हुई है पीड़ित के पिता और पीड़ित के भाई और इलाके के सर्कल ऑफिसर के बीच में। इसके बाद जब इलाके के जब पीड़ित के पिता से मैंने बातचीत की, ठीक इसी के बाद की क्या बातचीत हुई है, तो उन्होंने ये तमाम बातें बताई। लेकिन जब मैंने ये पूछा कि बीते कल 6 घंटे 40 मिनट की पूछताछ हुई है, 6 घंटे 40 मिनट बहुत लंबा वक्त होता है प्रीति, और इसी बारे में मैंने उनसे पूछना चाहा कि 6 घंटे 40 मिनट आखिर क्या बातचीत हुई है। तो उन्होंने साफ किया कि सीबीआई जो है बार बार एक ही सवाल पूछती थी, जानना चाहती थी सिलसिलेवार तरीके से कि 14 तारीख को हुआ क्या था, और वही बात वो रिपीट कर रहे थे। 3 लोगों से पीड़ित परिवार में बातचीत पूछताछ हुई थी, पीड़ित के पिता और दोनों भाई से, और तीनों लोगों से अलग अलग केबिन में बैठ के ये पूछताछ हुई थी। और 2 अधिकारी सीबीआई के एक शख्स से पूछताछ कर रहे थे, यानी सिलसिलेवार तरीके से जानना चाह रहे थे, पूरा ग्रिल कर रहे थे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। और इसी वजह से 6 घंटे 40 मिनट का वक्त लग गया पूछताछ करने में। जब जाहिर तौर पे जब उनके सामने पूरा खाका आ गया होगा कि आखिरकार 14 तारीख को हुआ क्या, तब आज आरोपियों के घर पर पहुंचे और तफ्तीश शुरू कर दी है। 1 महीना 1 दिन हो चुका है इस पूरे वाकया को, इस घटनाक्रम को। पीड़िता नहीं रही है, परिवार के भीतर आज भी गम है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, बहुत सारे सवाल है जिस पर अजीत मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी। लेकिन इस बीच सीबीआई की टीम आज हाथरस केस में जांच के चौथे दिन पुलिस से पूछताछ करने पहुंची। सीबीआई के 2 अधिकारी थाने में पूछताछ के लिए पहुंचे। कल सीबीआई ने पीड़ित के पिता और भाइयों से पूछताछ की थी, वहीं मंगलवार को पीड़ित के बड़े भाई से पूछताछ की गई थी। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, मैं जिस बात का जिक्र कर रही थी कि 1 महीना 1 दिन हो चुका है, अमित भी बता रहे हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम वहां पर पहुंची हुई है, जो भी तथ्य सबूत मिल रहे हैं, क्या इतना आसान होगा इस केस की सच्चाई को सामने ला पाना? देखिए, बिल्कुल प्रीति, सीबीआई के सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि फॉरेंसिक टीम जो जांच कर रही है 1 हफ्ते 10 दिन तक सबूत तो मिलते हैं घटनास्थल से, लेकिन उसके बाद नहीं मिलते, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, घटनास्थल बदलता है, कई बार सीन का रिक्रिएट होता है, पुलिस अधिकारी कई बार आते जाते हैं, तो घटनास्थल से सबूत पाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए फॉरेंसिक टीम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और सीबीआई जो नाराज हुई थी, यही वजह थी जब अस्पताल में गई प्रीति, जब उन्होंने कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज दीजिए, उस कमरे का मुआयना कराइए। जब सीबीआई उस कक्ष का मुआयना की जहां पीड़िता का पहली बार मेडिकल हुआ था, तो सीसीटीवी फुटेज में उनके पास बैकअप नहीं था, सिर्फ 7 दिन का बैकअप था। और आईबी सिंह जो सीएमएस, उन्होंने कहा कि 1 महीने कैसे हम देंगे, और उनके बात करने का लहजा भी दूसरा था, जिसपे काफी नाराज हुई सीबीआई, और उन्होंने डीएम और एसपी से काफी नाराजगी जताई। तो फोरेंसिक टीम जो जांच कर रही है लगातार, वो चाहे जहां अंतिम संस्कार हुआ वहां पर, या फिर चंदपा थाने में, या जहां घटना हुई, तो इन सब जगहों पे आसानी से सबूत नहीं मिलेंगे। हालांकि कोशिश सीबीआई की टीम यही कर रही है कि जो उनकी फोरेंसिक टीम है ज्यादा से ज्यादा सबूत मिल जाए, लेकिन इसीलिए ज्यादा पूछताछ पर उनका फोकस है कि जो 40 से 50 पूछताछ और रिक्रिएशन पर, और इस रिक्रिएशन को अलग अलग तरीके से अंजाम भी दिया गया है, जिसमें हमने दिखाया भी था। इधर हाथरस केस की सबसे बड़ी पड़ताल में यूपी पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि सीबीआई की जांच में हाथरस अस्पताल के डॉक्टरों से भी पूछताछ हुई, लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है कि अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज अब तक खंगाले नहीं गए हैं। पड़ताल में यह भी पता चला है कि यूपी पुलिस ने जांच के दौरान हाथरस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को तफ्तीश में शामिल नहीं किया, और ना ही
अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई। अब जब घटना को 1 महीने का वक्त बीत चुका है, ऐसे में अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड में रहना नामुमकिन है। लेकिन अगर यूपी पुलिस ध्यान देती और अस्पताल को सीसीटीवी फुटेज को संभाल के रखने के निर्देश देती तो वो फुटेज न सिर्फ यूपी पुलिस की जांच में काम आते बल्कि उससे सीबीआई को भी जांच में मदद मिल सकती थी। हाथरस केस की सबसे बड़ी पड़ताल। हाथरस केस में पुलिस की बड़ी लापरवाही। जांच में पुलिस की लापरवाही सामने आई। पुलिस ने हाथरस अस्पताल के सीसीटीवी नहीं खंगाले। हाथरस केस में न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल में हाथरस पुलिस की बड़ी लापरवाही खुलकर सामने आई है, जिसके बाद हाथरस पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने के आरोप और पुख्ता हो गए हैं। हाथरस केस की पड़ताल के लिए जब हाथरस अस्पताल से डॉक्टर से संपर्क किया गया तो उन्होंने चौंकाने वाला पर्दाफाश किया। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को नजरअंदाज किया गया। पीड़ित को घटना के बाद हाथरस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। लेकिन अब उसी अस्पताल से पुलिस की लापरवाही की बात सामने आ गई है। अस्पताल के सीएमएस ने साफ साफ बताया कि हाथरस पुलिस ने उनसे सीसीटीवी फुटेज तक नहीं मांगी। सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी ठीक नहीं था, सीसीटीवी कैमरा खराब पड़े थे। कहाँ पे? इमरजेंसी के सर। इमरजेंसी के नहीं, कैमरा ठीक था हॉस्पिटल का। तो सीबीआई को सीसीटीवी फुटेज आपने दे दिए? सीबीआई को सीसीटीवी फुटेज दे दिया आपने? हमारे कैमरे का बैकअप 7 डेज का है। ओके, 7 डेज का। ठीक। और आज कितने दिन हो गए हैं? 1 महीना। फिर क्या संभव है? मतलब आपके सीसीटीवी कैमरे ठीक थे। हाँ। आपका स्टोरेज 7 डेज का है। हाँ। सीबीआई तकरीबन 29 दिन बाद आई। हाँ। जिसको आज 1 महीना हो रहा है। हाँ। आपके पास वो फुटेज नहीं रहता है। तो पुलिस ने आपको नहीं बोला था कि फुटेज रखना है या हमें दे दो? हाथरस पुलिस ली थी आपसे पहले फुटेज? मेरे यहाँ इस संबंध में संपर्क नहीं किया गया। सुना आपने? अस्पताल के जिम्मेदार कर्मचारी का दावा है कि पुलिस ने उनसे सीसीटीवी फुटेज की मांग नहीं की और न ही उसे देखने या फुटेज का बैकअप रखने के लिए कहा, जबकि हाथरस केस में एक एक पल की जानकारी बेहद अहम है और एक एक जानकारी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए बेहद जरूरी है। हाथरस पुलिस की ऐसी लापरवाही की वजह से इस केस में सीबीआई जांच की मांग उठी और अब लोगों को सीबीआई की मदद से सच सामने आने की उम्मीद है, जिसके लिए सीबीआई एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हमारे साथ अजीत सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत और अमित भी हैं। अमित, ये सीसीटीवी फुटेज जो अहम सुराग हो सकता था लेकिन अब वो नहीं मिलेगा और उसके आधार पर कितना बड़ा सबूत मिट गया, इस बात का अंदाज ना तो पुलिस को है ना जिला अस्पताल के प्रशासन को ही है। इसीलिए जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो काफी इस वक्त नाराज चल रहे हैं हाथरस प्रशासन से, हाथरस पुलिस से, चंदपा थाने के पुलिस से, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जब 14 तारीख के दिन सबसे पहले जिला अस्पताल पहुंची थी पीड़ित, तो उस वक्त किस स्थिति में थी उसका वो सब जान सकते थे। वो सीसीटीवी विजुअल से, सीसीटीवी विजुअल जब उनके सामने होते तो वो पिक्चर एक तरह से क्लियर हो जाता कि पीड़ित की स्थिति क्या थी। लेकिन जब वो सीसीटीवी विजुअल्स लेने गए तो अब सीएमएस ने उनसे साफ तरीके से कह दिया कि जो बैकअप था उनके पास सीसीटीवी विजुअल का वो केवल 7 दिनों का था। और लोकल पुलिस ने कभी उन्हें, चंदपा थाने की पुलिस ने ये नहीं कहा कि सीसीटीवी फुटेज को आप संभाल के रखिए। अगर शायद चंदपा थाने की पुलिस कहती तो सीएमएस या अस्पताल प्रशासन उस सीसीटीवी विजुअल्स को संभाल के रखते या चंदपा पुलिस को वो दे देते उसी वक्त, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी वजह से मैं बार बार सुबह से अपने दर्शकों से बता रहा हूं कि इसी वजह से जो है सीबीआई को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि चाहे वो क्राइम सीन हो, अंतिम संस्कार वाले जगह पे हो, चाहे वो सीसीटीवी हो, वो हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सीबीआई को। वजह साफ है कि एविडेंस जो है वो मिट चुके हैं, सीसीटीवी विजुअल्स है नहीं उनके सामने। केवल अब ऑप्शन बचता है कि 14 तारीख को जब पीड़ित पहुंची थी अस्पताल तो सबसे पहले जो मेडिकल स्टाफ ने उसका इलाज किया था उस मेडिकल स्टाफ का बयान लिया जाए और बयान लेने के बाद अब उस बयान के बाद
14 तारीख को जो बयान दर्ज हुआ है थाने में, उस बयान में जो पीड़ित परिवार का जो बयान है, आरोपियों का जो बयान होगा, उस सब में कड़ी से कड़ी मिलाकर जो है वो सीबीआई इस मामले की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेगी। और ये सब कुछ इतना आसान नहीं रहने वाला है प्रीति। सीबीआई को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एविडेंस जो है वो बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। हालांकि क्राइम स्पॉट और क्राइम सीन और अंतिम संस्कार वाले स्थान से और आज जो आरोपियों के घर जो तफ्तीश हुई है, यहाँ से कुछ पैकेट्स, कुछ एविडेंस कलेक्ट करके ले गए हैं, लेकिन वो फॉरेंसिक लैब में कितना कारगर साबित होगा, क्या कुछ मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रीति जी, अजीत, हुआ तो हुआ, ऐसा लग रहा है इस मामले में चाहे सीएमएस हो या फिर चंदपा पुलिस हो, उसने इस थियरी को अपना लिया है, इस कहावत को आत्मसात कर लिया है। लेकिन क्या योगी सरकार, हर केस को कहा जाता है कि वो एक मिसाल साबित होता है, क्या इस केस में जिस तरह की हीलावाली या लापरवाही जिला अस्पताल के जरिए अपनाई गई, इसको लेकर एक्शन में है क्या योगी सरकार? देखिए, बिल्कुल सरकार पहले से एक्शन में, और इसीलिए एसपी समेत 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया था। जिलाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की बात की जा रही थी, रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन इसी बीच एसआईटी की टीम का गठन होगा और एसआईटी जांच करेगी। तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं। सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार निर्देश दे रही है, सरकार ने यह भी कह दिया कि 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में महिला सुरक्षा पर अभियान चलाया जाएगा, हर जिले में महिला अफसरों को तैनात किया जाएगा। तो लेकिन सवाल ये कि क्या हाथरस पुलिस और हाथरस का जो जिला प्रशासन था, हाथरस का जो अस्पताल प्रशासन था, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो गई है। 14 को घटना घटी और 22 को जब पीड़िता ने बयान दिया अस्पताल में 376 डी की धारा जब गैंगरेप की बढ़ाई गई, तो 7 दिन का ही लगभग 7 से 8 दिन का वक्त हुआ था। उस वक्त भी इनको सीसीटीवी फुटेज निकाल कर रख लेना चाहिए, क्योंकि ये वो केस था जिस पर पूरे देश की निगाह थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती सभी इस पर अटैक कर रहे थे, सरकार डिफेंड कर रही थी। सरकार ने उसी समय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा ये दे दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई से जांच कराई जाए, जिससे सरकार पर सवाल खड़े ना हो, और सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई भी की जा रही थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ना होना, घटना स्थल के बहुत सारे सवाल जवाब थे, जो सबूत थे, उसको इकट्ठा ना करना, ये निश्चित तौर पर पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। और अस्पताल प्रशासन की तो सीबीआई इन सब से सवाल करेगी कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सभी की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। कॉल डिटेल्स के जरिए लोकेशन खंगाली जाएगी और लोकेशन के जरिए सच का पर्दाफाश करने की कोशिश सीबीआई करेगी। हालांकि इसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। ये जो कैजुअल अप्रोच अपनाई गई सरकारी पदों पर बैठे हुए लोगों के जरिए, उसका खमियाजा उठाना पड़ा उत्तर प्रदेश को, और उम्मीद की जानी चाहिए, जैसा आप बता रहे हैं, कि योगी सरकार एक्शन में अब इस तरह की लापरवाही दोबारा ना दिखे तो ही बेहतर। इधर हाथरस केस में इस वक्त की बड़ी खबर है। हाथरस केस में सीबीआई ने आरोपी और पुलिस से बात की है, लेकिन अब आगे की जांच में सीबीआई एक बार फिर पीड़ित परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज कर सकती है। पीड़ित परिवार से अभी सिर्फ पिता और दोनों भाइयों से सीबीआई ने पूछताछ की, जबकि पीड़ित की मां और भाभी से बात नहीं की है। सीबीआई परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठाकर भी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज भी जा सकती है। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इस पड़ाव पर पहुंचने के लिए क्या कल का दिन तय किया गया है कि मां और भाभी से बात की जाए, परिवार को साथ बिठाकर बातचीत की जाए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाईकोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी अभी कुछ दिन पहले, तो हाईकोर्ट ने साफ कह दिया था कि सीबीआई को और जो दूसरी जांच एजेंसी है यानी एसआईटी जो मामले में जांच कर रही थी, उनकी तफ्तीश जो है वो काफी गोपनीय रहे, मीडिया तक बात लीक ना हो। इसीलिए जो सीबीआई जो है कल क्या करने वाली है या परसों क्या करने वाली है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी शेयर नहीं कर रही है। लेकिन जो उम्मीद की जा रही है कि कल जो है पीड़ित की माँ और पीड़ित की भाभी या जो घर की इकलौती बहू है, उनसे पूछताछ कर सकती है, उनका बयान दर्ज कर सकती है, क्योंकि पीड़ित की मां काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्रीति, क्योंकि जो घटना वाले दिन है 14 सितंबर वाले दिन पीड़ित जो है अपनी मां और भाई के साथ ही खेत पहुंची थी चारा काटने के लिए। भाई तो अब चारा का जो गठरी था उसे लेकर अपना घर चला आया, मां उसी वक्त खेत में मौजूद थी, और जो पीड़ित थी वो अचानक वहां से गायब हो गई और उसकी मां जो है पीड़ित को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसने खेत के एक हिस्से पर देखा कि उसकी जो बेटी है वो गिरी हुई है, जिसके बाद वो चिल्लाई, और जो खेत का मालिक था छोटू जो है वो नाबालिग लड़का है, फिलहाल वो कहाँ है इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। जरूर हमें उम्मीद है कि सीबीआई भी है जो छोटू को तलाशेगी, छोटू से भी बातचीत करने की कोशिश करेगी। तो माँ जो है, माँ ने सबसे पहले देखा था, तो माँ एक आई विटनेस भी है, चश्मदीद भी है इस पूरे मामले में, उसने वो पीड़ित की माँ भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर तौर पर उम्मीद की जा रही है कि माँ और भाभी से भी का भी बयान दर्ज होगा। अब वो बयान दर्ज कहाँ होगा, क्या सीबीआई
उनको अपने दफ्तर जो कैंप ऑफिस बनाया गया हाथरस में वहां बुलाएगी या सीबीआई खुद उनके घर जाएंगी, क्योंकि उनका जो घर है उसमें 2 कमरे हैं और कुल 5 सदस्य है। और जब सीबीआई जब किसी से बातचीत करती है, पूछताछ करती है, बयान दर्ज करती है, तो एक कमरे में एक शख्स 2 लोगों से बातचीत करता है, तो जाहिर तौर पे 2 महिला अधिकारी वहां पर मौजूद होंगी और दोनों जो है लगातार पूछताछ करेंगे। तो जाहिर तौर पे जब मां और भाभी का जब बयान दर्ज हो जाएगा और इसके बाद जो है सीबीआई जो है चारों आरोपियों से पूछताछ करने के लिए, उनका रिमांड मांगने के लिए या फिर जेल में पूछताछ करने के लिए जो जिला अदालत है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ याचिका दायर करेगी और उनको बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक आगे पहुंचा और इस इन्वेस्टिगेशन को और आगे ले जाने के लिए चारों आरोपियों से पूछताछ करनी जरूरी है। जी बिल्कुल। और सीबीआई अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज भी जा सकती है अजीत, लेकिन वो जगह है ये मेडिकल कॉलेज जहां पर कई तरह की बातें जो बताई जा रही थी पीड़िता को लेकर, उन बातों को खारिज किया गया था और साथ ही जो सैंपल लेट मिला था उसको भी लेकर उन्होंने कई क्वेश्चंस उठाए थे। तो वहां पर जाकर सीबीआई को किस तरह के सबूत मिल सकते हैं? अजीत देखिए, बिल्कुल प्रीति, सीबीआई अलीगढ़ भी जाएगी, अलीगढ़ जेल भी जाएगी, अस्पताल भी जाएगी, जहां पीड़िता एडमिट थी वहां भी जाएगी, वहां के भी डॉक्टरों से पूछताछ करेगी, क्योंकि सीबीआई को एक एक कड़ी जोड़ना है, तभी उनकी जांच आगे बढ़ेगी। और सफदरगंज अस्पताल जहां पर पीड़िता की मौत हुई वहां भी सीबीआई जाएगी, क्योंकि उसे एक बिंदु की, हर एक बिंदु की जांच करनी है। लेकिन कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या जो जांच कर रही है सीबीआई उसमें जो लोकल लोग हैं उसका सहयोग कर रहे हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज नहीं है, घटनास्थल पे बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है जो सीबीआई चाहती थी, पुलिस ने उनको संकलित करके नहीं रखा। तो अब अलीगढ़ जेल में चारों आरोपियों से कल पूछताछ की जा सकती है। इसके साथ ही अलीगढ़ अस्पताल में भी सीबीआई जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो कार्रवाई है सीबीआई की वो लगातार आगे बढ़ी। अभी एक कड़ी बाकी है प्रीति, सीबीआई अभी एसआईटी के अफसरों से भी बात करेगी, एसआईटी के अफसरों से भी बहुत कुछ जानेगी, उनसे भी बात करेगी, क्योंकि एसआईटी है जो सबसे पहले वहां पहुंची थी, जिन्होंने अपनी जांच शुरू की थी सरकार के निर्देश में, जिसमें आईपीएस जो सचिव गृह है भगवान स्वरूप है, डीआईजी चंद्रप्रकाश है, आईपीएस उन 3 अफसरों से भी सीबीआई बात करेगी कि आखिर उनके पास अब तक क्या लिंक्स मिले थे। जिस तरह आपने देखा कि ईडी ने मछुआ जेल में पूछताछ की तो दिल्ली में हिंसा के लिंक निकल कर आए जो मसूद है। और इस इन्वेस्टिगेशन पे मैं आगे आपसे जुड़ूंगी अजीत। सबसे बड़ी खबर एक और आ रही है, हाथरस केस में फॉरेंसिक जांच से जुड़ी हुई ये जानकारी है, जिसमें सीबीआई की टीम ने 7 पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सबूत इकट्ठे किए हैं। उन्होंने ये इकट्ठा करना शुरू कर दिया है सबूतों को। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम खेत में घटना वाली जगह से सबूत जुटा रही है। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक टीम ने पीड़ित के कपड़ों को भी जांच में शामिल किया है। सीबीआई की टीम ने 7 पहुंचे सीएफएसएल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने घटना से जुड़ी हर सबूत को जांच के घेरे में लिया है और एक योजना बनाई है इसके तहत। हाथरस केस की सबसे बड़ी पड़ताल। हाथरस में फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठे किए। खेत में गई फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम, पीड़ित के कपड़ों चप्पल की जांच। देश भर को हिलाकर रख देने वाले हाथरस केस की जांच में फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट की टीम ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट की टीम कल सीबीआई की टीम के साथ हाथरस में पीड़ित के गांव पहुंची और उसने बिना वक्त गंवाए घटना से जुड़े सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। हाथरस की घटना को 1 महीने बीत जाने के बाद सीबीआई की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पीड़ित के गांव पहुंची। फॉरेंसिक एक्सपर्ट उन तमाम जगहों पर गई जहां से उम्मीद लग रही थी कि कुछ सबूत मिल सकते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कुछ सबूत इकट्ठा करने की, क्योंकि ये इस मामले को हुए 1 महीने बीत चुके हैं और सबूत इकट्ठा करना बहुत बड़ी चुनौती है फॉरेंसिक टीम के लिए। फॉरेंसिक टीम के लोगों का फोकस उस खेत पर टिका था जहां पर पीड़ित का आरोपियों से आमना सामना होने की बात कही जा रही है। आरोप है कि इसी खेत में 14 सितंबर को आरोपियों ने पीड़ित लड़की के साथ जबरदस्ती की और उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई कि बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गई। लेकिन फॉरेंसिक टीम के विशेषज्ञों के लिए हाथरस मामले में सबूत जुटाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि घटना के पूरे 30 दिन बीत चुके हैं। इतना ही नहीं, किसी को भी घटना वाली जगह आने जाने से नहीं रोका गया। पहले पुलिस की टीमों ने कई बार खेत में छानबीन की, फिर राज्य सरकार की एसआईटी के लोग भी मामले की पड़ताल करने पहुंचे और अब सीबीआई की टीम में शामिल फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके से सबूत की तलाश में जुटे हैं। हालांकि
हालांकि इस मामले में अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई भी आपराधिक बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की नजर घटना से जुड़े सभी लोगों और जगहों पर है। फॉरेंसिक टीम अभी खेत की घटना वाली जगह पर फिर जा सकती है। फॉरेंसिक टीम पीड़ित के कपड़ों पर लगे धब्बों की जांच करेगी। फॉरेंसिक टीम आरोपियों के कपड़ों की जांच करेगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट पीड़ित का शुरुआती इलाज करने वाले डॉक्टरों के बयान ले सकती है। पीड़ित के शरीर पर मिले निशान की भी फॉरेंसिक टीम जांच कर सकती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट अंतिम संस्कार करने वाली जगह से भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। फॉरेंसिक टीम अभी हाथरस में और कुछ दिन रहेगी और घटना वाले जगह पर जाकर बारीकी से जांच करेगी, तफ्तीश करेगी ताकि उन्हें और सबूत मिल पाए। इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम को एक्सपर्ट है कि जो पीड़िता घटना वाले दिन जो कपड़े पहने थी उससे भी उन्हें सुराग मिल सकता है। इन सब के अलावा पुलिस और एसआईटी की टीम ने जो तफ्तीश किए हैं, जो उन्हें सबूत मिले हैं, उसे भी अपने अधिकार में लेगी सीबीआई की टीम। आज हाथरस में सीबीआई टीम की जांच का तीसरा दिन है। एक और सीबीआई इस घटना से जुड़े लोगों से बयान लेने में जुटी है, तो दूसरी तरफ उसके साथ पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट घटना से जुड़ी एक एक चीज की जांच कर मामले की असलियत तक पहुंचने में मदद करेंगे। हाथरस केस में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही क्यों ना जारी रहने दी जाए। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा एक आरोपी की तरफ से पेश हुए। जैसे ही वो बहस करना शुरू किए, इंदिरा जयसिंह ने आपत्ति जाहिर की। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार को केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा प्रदान की जाए, ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस की। साथ ही मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति की जानी चाहिए। तीसरा सीतलवाड़ के एनजीओ के बहस करने पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नाराजगी जताई। तुषार मेहता ने कहा कि किसी को भी पीड़ित परिवार के नाम पर चंदा उगाही नहीं करने दी जा सकती है और इससे पहले भी इनका एनजीओ इस तरह के काम कर चुका है। सीजीआई ने यह कहा है कि अब किसी भी नई अर्जी पर सुनवाई नहीं करेंगे। आरोपी सरकार और पीड़ित को सुन लिया जाए। सीजीआई ने कहा कि अब किसी और की किसी भी नई अर्जी पर सुनवाई नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमने जो है 3 मांगे रखी। एक जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमने जो इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन मूव की थी उसको एक्सेप्ट करे माननीय न्यायालय, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रहा है उस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी स्टेटस रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को ना दे करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सबमिट करे और सर्वोच्च न्यायालय ही सीबीआई की मॉनिटरिंग करे। और उसके साथ एक जो अदर मेरी प्रेयर थी कि इस केस को उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जगह दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए, जिससे इसका फ्री एंड फेयर ट्रायल हो सके। हाथरस केस में सियासी संग्राम भी जारी है। मामले में एसपी और कांग्रेस से सवाल उठाए हैं। वहीं यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि मामले में जो भी कहना है हाईकोर्ट में बताया जा रहा है और मामले की जांच चल रही है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, राजनी, बैंक डकैती, एटीएम लूटे जा रहे हैं। पूरी तरीके से जंगल राज है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सैकड़ों की संख्या में अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। आम आदमी का जीवन दूभर है, आम आदमी परेशान है। गोली मारी जा रही, हत्या की जा रही, लूट की जा रही है, राजनी की जा रही, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ये सारी घटनाएं हो रही हैं। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने जिस तरीके से तो स्वतः संज्ञान लिया है वह अपने आप में प्रशंसनीय विषय है। जिस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है, वह भी एक स्वागत योग्य कदम है और वह अपराध की गंभीरता को दिखाता है। हाथरस में हमें जो भी कहना है हमने माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा है और इस मामले की पूरी विवेचना चल रही है और विवेचना से पहले कुछ भी कहना उचित नहीं है। महाराजगंज से एक महिला अपनी शिकायत लेके आई थी, उसकी पूरी जानकारी सरकार ने लिया है। हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिसको उसने उकसाया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और पीड़िता की पूरी मदद होगी। ये सरकार भरोसा दे रही है और सरकार पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है।
और हाथरस केस में सामने आई संदिग्ध महिला डॉक्टर का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। कुछ दिन पहले इस वीडियो में डॉक्टर राजकुमारी बंसल जबलपुर में जमात इस्लामी नाम के एक संगठन के साथ सड़कों पर उतरी थी और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में विवादास्पद भाषण भी दिया था। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में बतौर डॉक्टर तैनात राजकुमारी बंसल ने हाथरस, उन्नाव, कठुआ जैसे तमाम मुद्दे उठाए और सिस्टम पर सवाल खड़े किए। राजकुमारी बंसल ने उसी जगह पर जमात इस्लामी संगठन के साथ मंच साझा किया जहां सीए और एनआरसी को लेकर दंगा हुआ था। सरकारी पद पर रहते हुए सरकार विरोधी जनसभा में राजकुमारी बंसल के इस भाषण पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजकुमारी बंसल जबलपुर से एक निजी काम की बात कहकर हाथरस पहुंची और पीड़ित परिवार के साथ कई दिनों तक रही थीं। डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने खुद को पीड़ित लड़की की भाभी बताते हुए मीडिया से बात की, जिसके बाद जांच में उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए थे। कठुआ केस में आपको पता होगा कि तिरंगा यात्रा ही निकाली जा रही थी। उन्नाव केस पता होगा कि वह पीड़ित के परिवार को भी जलवा दिया। अब आपको हाथरस पता होगा कि लड़कियों को अब रात में भी जलवा देंगे, कल ये दिन में भी होगा, घर के अंदर भी होगा। तो मेरी एक ही अपील है आप लोगों से, सहनशीलता अपनी खत्म करिए। आप जितना सहन करते जाओगे सिस्टम अपनी सीमा उतना बढ़ाता जाएगा। अगर आप अपील बोल दोगे आप बस इससे आगे हम नहीं सहेंगे, तो सिस्टम को सरेंडर करना पड़ेगा और अपनी गलती माननी पड़ेगी। और राजकुमारी बंसल का ये वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर वो सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजकुमारी बंसल किस हैसियत से हाथरस गई थी? हाथरस जाने के पीछे उनका असली मकसद क्या था? सवाल ये भी कि क्या राजकुमारी बंसल किसी साजिश के तहत हाथरस गई थी? तो ये वो सवाल है जिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जमात इस्लामी का वो कार्यक्रम जिसमें उनका एक वीडियो सामने आया है, ये वो तस्वीर जिसमें वो परिवार के साथ बैठी हुई हैं, मीडिया से उन्होंने लगातार बातचीत की है और जमात इस्लामी के कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, जिसमें उन्होंने बात की है कई मुद्दों पर, जहां पर सीए एनआरसी को लेकर दंगा हुआ था। इस बीच उन्होंने बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार पर बात रखी, हाथरस का मुद्दा उठाया, उन्नाव रेप केस की बात की, कठुआ मामले की बात की और इन तमाम मामलों के बीच उनका उन प्रदर्शनों में शामिल होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और जबलपुर में हाथरस केस की संदिग्ध महिला के जमात इस्लामी संगठन के साथ प्रदर्शन करने पर कुछ संगठन संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे और सरकारी नौकरी से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।